सुरेशदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 8 डिसेंबर 1945, পেজ 164। কথা প্রসঙ্গে কৃষির মর্যাদা সম্পর্কে সিসি ঠাকুর বললেন, हिंदू टॉप टू द कल्टीवेटर, हिंदू आगामाथा कृषक। बातों बातों में कृषि की मर्यादा के बारे में सीसी ठाकुर कहने लगे, हिंदू टॉप टू द कल्टीवेटर, यानी कि हिंदू शुरुआत से ही किसान था। বিপ্র, ক্ষত্রিয় যেই হোক, বর্ণচিত কর্মের সঙ্গে কৃষি চাষবাস করলে কারো জাত যায় না। ब्राह्मण, क्षत्रिय जो भी हो, वर्णोचित कर्म के साथ साथ कृषि और खेती बाड़ी करने से किसी की कोई क्षति नहीं होती। শান্তিদাকে বললেন, কৃষি প্রহরী হওয়ার উপযুক্ত লোক জোগাড় করতে পারলে ভালো হয়। शांतिदा को सीसी ठाकुर जी कहने लगे कि कृष्टि प्रहरी होने के उपयुक्त लोग जुटाने से अच्छा होगा। तादेर हवा चाहे मीक एज लैम एंड ब्रेव एज लायन, मेषेर मतो नम्र, सिंहेर मतो साहसी। उन्हें होना चाहिए मीक एज लैम एंड ब्रेव एज लायन, यानी कि मेमने की तरह नम और सिंह की तरह साहसी। তারা পার্মানেন্টলি স্থায়ীভাবে এখানে থাকবে, বাড়িঘর করে থাকলে আরো ভালো হয়। वे सभी परमानेंटली अपने के स्थायी रूप से यहाँ पे रहेंगे, घर बार बनाकर रहने से और भी अच्छा होगा। কাল্টিভেটার্স, কৃষক যদি পাই, নানা জায়গায় জমিন রেখেছি, সেসব জায়গায় এক এক পল্লী বসাবো। कल्टीवेटर्स यानी कि किसान अगर मैं पाता हूं तो जगह जगह पर जो जमीन रखा है वो सारे जगह पर एक एक बस्ती बनाऊंगा। নিজেদের इंटीग्रेशन সংহতি যাতে যত বাড়ে ততই ভালো। अपनों में इंटीग्रेशन यानी कि संहति जितनी बढ़ेगी उतनी ही अच्छी बात है। অন্যকে পর বলে ফেলে দিতে চাই না, কিন্তু নিজেরা স্ট্রং, শক্তিমান হতে চাই, যাতে ডেভিল, শয়তান আমাদের আমাদের কেন কারো ডিস্ট্রैक्शन, ধ্বংস আনতে না পারে। दूसरों को पराया बोलकर मैं फेंक नहीं देना चाहता हूं, लेकिन खुद स्ट्रॉन्ग यानी कि शक्तिमान होना चाहता है, ताकि डेविल यानी कि शैतान हमें हमें ही क्यों किसी का भी डिस्ट्रैक्शन यानी कि ধ্বংস न ला पाए। ওই রকম যদি 250 ঘর পাই, তাদের বাড়ি করার জমি দেব, কৃষি করার জমি देव। उस किस्म के अगर 250 घर मिल पाता हूं तो उन सभी को घर करने के लिए जमीन दूंगा और खेती बाड़ी करने के लिए भी जमीन दूंगा। হাল, লাঙল, গরু তাদের করতে হবে। আমরা খানিকটা সাহায্য করতে পারি, তবে সে কথা তাদের না বলা ভালো। हल, बैल, ये सब उन्हें ही करना होगा, लेकिन हम कुछ हद तक सहायता कर सकते हैं, लेकिन ये बातें उनको ना बोलना ही अच्छी बात है। বেশি কন্ডিশন শর্তের মধ্যে গেলে অ্যাফেয়ার বিষয় কমপ্লেক্স, জটিল হয়ে পড়ে। তবে আমাদের বুদ্ধি থাকবে যাতে তারা দাঁড়াতে পারে, এবং তাদের বুদ্ধি থাকবে যাতে স্বাবলম্বী হয়ে আশ্রমের অ্যাসেট সম্পদ হয়ে উঠতে পারে। ज्यादा कंडीशन यानी कि शर्त में जाने पर अफेयर यानी कि विषय कॉम्प्लेक्स, जटिल जटिल हो पड़ता है, लेकिन हमारी बुद्धि ये रहेगी कि वे सभी खड़े हो पाए और उनकी बुद्धि रहेगी ताकि वो स्वावलंबी होकर आश्रम का एसेट यानी कि संपद बन उठे। প্রত্যেক জায়গায় একটা ক্লাস্টার गुच्छ করে বসাতে পারলে ভালো হয়। हर एक जगह पर एक क्लस्टर यानी कि गुच्छ बनाकर बसाने पर ये अच्छी बात होगी। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा सुरेशदा बहुत सुंदर भाव से और स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरेशदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। एक विशेष सूचना देता हूँ। हर दिन जो YouTube में जो आलोचना प्रसंगों का क्लिप अपलोड किया जाता है, सभी दादा माँ के अनुरोध है कि उसको अपना स्टेटस में दे और उनको सब्सक्राइब करे और लाइक करे। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बता देता हूँ।
इस प्रसंग में श्री ठाकुर जी कृषि के गरिमा पर बल देते हुए कहते हैं कि किसान हिंदू समाज का आधार है और खेती करने से किसी का जाति या वर्ण नष्ट नहीं होता। श्री ठाकुर जी ऐसे लोगों को आवश्यकता बताते हैं जो खेती का रक्षा करे, जो स्वभाव में विनम्र हो लेकिन साहस में दृढ़ हो और जो स्थायी रूप से बसकर खेती करे। उनका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर कृषि आधारित बस्तियां बसाकर आपसी एकता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। श्री ठाकुर जी दूसरे को अलग नहीं करना चाहते, बल्कि समुदाय को इतना सशक्त बनाना चाहते हैं कि किसी प्रकार का कोई विनाश ना हो सके। न्यूनतम शर्तों का साथ जमीन देकर लोगों को स्वावलंबी बनाना और आश्रम का स्थायी संपत्ति के रूप में विकसित करना ही श्री ठाकुर जी का लक्ष्य थे। यही है आज का विषय वस्तु। अभी मैं इस विषय वस्तु के ऊपर आलोचना करने के लिए पहले श्रद्धा श्रीमती संगीता हलगरकर माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धा श्रीमती संगीता माँ। जय गुरु दादा। वंदे जय पुरुषोत्तम, गुरु। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु। बहुत सुंदर अभी जो दादा पाठ की थी आलोचना प्रसंग का, बहुत सुंदर है। पहले तो जब कल ये मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि इसमें क्या विश्लेषण करेंगे, 2-3 बार रिपीट पढ़े तो मतलब ये तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ सिंपल बोले हैं तो क्या विश्लेषण करेंगे। तो जब हम अभी आलोचना प्रसंग खंड आपके इधर ज्वाइन होके यह मतलब अभी इतना इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि परसेप्शन क्या होता है, ये पहले क्या होता था, मीनिंग सोचते थे हम, मीनिंग क्या हो सकता है, लेकिन यहाँ पर वो बोलने के पीछे का क्या, उसका कैसे हम कैसे थॉट को कैसे परसीव करते हैं, ये समझ पाई मैं। तो अभी जो मैं समझ पाई वही था कि कृषि की मर्यादा जो बोले यहाँ पर ठाकुर जी, ये शब्द यहाँ पर ठाकुर जी का जो बहुत सुंदर शब्द जो प्रयोग किए हैं, इससे हमें समझता है कि खेती करना केवल कोई एक ऑक्यूपेशन नहीं है, कोई ये जॉब नहीं है या कोई उपजीविका चलाने के लिए बस साधन नहीं है। इस पर ठाकुर जी हमें बहुत बड़े विचारों से प्रेरित करते हैं। खेती करना एक धर्म कार्य कह रहे हैं ठाकुर जी, यह मानो बचने और बढ़ने का। यह जो ठाकुर जी का मतलब ये समाज बनाने का या सत्संग स्थापन करने का मेन उद्देश्य वही था, बचना और बढ़ना। तो इस जो मूल प्रक्रिया में अन्न तो महत्वपूर्ण पहलू है। अन्न के बिना ना ही हम बच सकते और ना ही हमारी मतलब फिजिकल ग्रोथ हो या कुछ नहीं हो सकती है। तो इसलिए अनाज उगाने वाला जो ठाकुर जी, उनको एक बहुत सुंदर बोले की बात अन्नदाता भी कहते हैं, वह सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। ठाकुर जी हमें कह रहे हैं कि वो सर्वश्रेष्ठ है। जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री भी बोले थे, जय जवान जय किसान। मतलब जो एक अगर जवान है, एक रक्षा करते हैं हमारे, तो किसान हमारी वृद्धि और जीवन संरक्षण करते हैं। तो खेती को ठाकुर जी ऐसे कह रहे हैं जो जो हमें परिश्रम तो सिखाता ही है और आत्मनिर्भरता सिखाते हैं, स्वावलंबन सिखाते हैं। स्वयं अन्न उगाकर खुद भी तो हम बच सकते हैं और औरों को भी हम उसमें बचने बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बहुत सारे बड़े-बड़े उद्योग हैं हमारे इधर, जो बिज़नेस होंगे वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली खेती पर ही डिपेंड होते हैं। हम बोल सकते हैं उसके रॉ मटेरियल्स के लिए भी। या इंडिया बहुत सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट भी करता है। इंडिया का पॉपुलेशन बढ़ रहा है, और उतना उत्पादन भी तो ज़रूरी है। तो ठाकुर जी कर्म को इसलिए शायद हमें खेती को तो हमें ज़्यादा महत्व देते हैं, लेकिन ठाकुर जी भी इसके साथ-साथ हमें कर्म और वर्ण, ये दोनों भी हमें बता रहे हैं, और कर्म को वर्ण से भी श्रेष्ठ मानते हैं ठाकुर जी। जो हमें वर्णाश्रम जो बोले, ब्राह्मण या क्षत्रिय, जो भी सारे वर्ण जो हमें दिया है पहले से, तो वो इसमें जो भी वह मतलब कोई भी अगर अपना कार्य कर मतलब खेती कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ऐसे करने से कोई छोटा नहीं होता, ये बोल रहे ठाकुर जी। यहाँ पर ठाकुर जी हमारी वर्ण व्यवस्था के भी दर्शन करा रहे हैं। खेती करने से हमें मतलब हमारी कोई मर्यादा नहीं घटती है, बल्कि बढ़ती ही है। खेती करके, समाज की सेवा करके मतलब जाति नहीं गिरती है, बल्कि चरित्र ऊँचा उठता है। अन्न रहेगा तो ही तो इंसान बचेंगे, और सारी विधियाँ, धर्म, विद्या, सेवा, संस्कृति, सभ्यता सभी को हम सँभाल सकते हैं। अगर हम हमारे बहुत अभी वैदिक सिविलाइजेशन से भी हम देखेंगे तो कृषि मतलब ये है ही, खेती ही है जो इसी से हम सेटल बने। पहले हम जो फूड गैदरर थे, बाद में हम फूड प्रोड्यूसर बन गए। मतलब हम पहले जो एक बार बोले थे दादा इधर की वानर जो थे, वन में रहने वाले नर, तो उससे अभी हम इंसान बन गए ऐसे। कृषि मतलब सर्वश्रेष्ठ है, वह हमें इकोसिस्टम को भी मेंटेन करता है। इससे अगर कृषि को हम देखेंगे तो उससे श्रम सीखते हैं हम, नम्रता, साहस, या हम समाज का पोषण भी कर सकते हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं हमें कई लोग ऐसे चाहिए जो यह काम करने के लिए मतलब चाहिए, लेकिन वहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं वो नम्र हो और शेर की तरह साहसी भी हो। ठाकुर जी क्यों ऐसा कह रहे हैं? तो मतलब हमने देखा है कि सिर्फ नम्र रहेंगे तो समाज का एक हिस्सा उसका शोषण कर सकता है। जैसे ज़मींदारी हो गई, साहूकारी हो गई उसके ऊपर। जैसे हमने बहुत बार देखा है पहले कि अगर ये एक कोई तो एक हिस्सा रहेगा समाज का जो उसके ऊपर उसका शोषण करेगा। लिए प्रेरणा देगी वो। लेकिन साहस भी होना चाहिए जो हमें आत्मसम्मान की रक्षा कर पाए।
तो ऐसे लोग चाहिए, ऐसे ठाकुर जी बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग कभी किसी के हाथ की कठपुतली नहीं बनेंगे। शशि ठाकुर जी कह रहे हैं ग्रुप बनाकर रहना, फैमिली के साथ भी आप ऐसे यहाँ पर घर बसाकर भी रह सकते हो इससे। इससे क्या हो जाएगा कि ज़्यादा समय हम खेती को तो दे पाएँगे, खेती का सिक्योरिटी भी हम कर पाएँगे, लेकिन उससे ज़्यादा प्रेरणा ये मिलती है कि ठाकुर जी शायद हमें मज़दूर नहीं चाहते हैं। सिर्फ मज़दूर होते तो वहाँ पर आकर काम करके चले जा सकते थे। तो कहीं-कहीं ठाकुर जी मतलब मज़दूरों का ये मतलब मज़दूरी नहीं देना चाहते। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि शायद आप वहाँ पर रह के सेट करके शायद आप ही मालिक बनकर ऐसे रह पाएँगे। ठाकुर जी हमें ज़मीन देने के लिए बोल रहे रहते हैं। जब हम ज़्यादा अनाज उगाएँगे, तो हम मतलब इम्पोर्ट करना भी तो नहीं पड़ेगा हमें, देश की ताकत बढ़ेगी ही बढ़ेगी। तो ठाकुर जी पूरी तरह निर्भर मतलब हमें पूरी तरह किसी चीज़ पर डिपेंड भी नहीं करने के लिए बोलते हैं। तो मतलब जैसे कि अभी कोई अगर चीज़ लगेगी, कोई चीज़ें लगेगी तो उसकी व्यवस्था तुम खुद करो, जैसे ठाकुर जी बोले कि कुछ चीज़ें जैसे ज़मीन देंगे ठाकुर जी। ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? कह रहे होंगे कि मतलब अधिक सहायता अगर हम लेंगे, तो हम आश्रित बन सकते हैं। मतलब ठाकुर जी हमें मज़दूर नहीं बनाना चाहते। ठाकुर जी हमें किसी ये भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो आपको बोले कि जो ज़मीन दे रहे हैं, जैसे कि फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दे रहे हैं वो ज़मीन, लेकिन बाकी तो हमें जो जो हमें करना होगा उसके ऊपर। उन्हें खुद को ही मतलब ठाकुर जी बोले कि आपको ऐसा करके आश्रम की संपत्ति बनने के लिए कह रहे हैं। जैसे मनुष्य ही तो स्वयं संपत्ति है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि स्वयं को इतनी शक्तिमान, इतने शक्तिशाली बनाओ कि कोई भी बुरी शैतानी प्रवृत्तियाँ आपका कुछ भी नुकसान नहीं कर पाएगी। ज़्यादा शर्तें भी नहीं रखना चाहते ठाकुर जी। ज़्यादा शर्तें रखना मतलब और गुलामी में बाँध लेना, क्योंकि और डिसिप्लिन या इसके नाम पे और गुलामी में बाँध सकते हैं। तो प्रक्रिया और जटिल और कठिन बन सकती है। इसलिए ज़्यादा शर्तों भी ना हो, ऐसा ठाकुर जी बोल रहे थे। आप नौकरी व्यवसाय भी कर सकते हो। ऐसा नहीं बोल रहे कि आप जॉब ना करो या कुछ, लेकिन साथ-साथ में खेती भी करना भी तो ज़रूरी है। जैसे उन्होंने बोला वर्णाश्रम जो भी कोई है, वो आप आपका करते हुए खेती को भी तो कर सकते हैं। खेती को श्रेष्ठ कहकर ये जो खेती को जो ठाकुर जी ने बोला ये श्रेष्ठ है कहकर एक समाज मतलब जो समाज में जो आजकल की जो स्थिति है उस पर भी प्रकाश डाल रहे हैं ठाकुर जी। पहले जभी भी लड़की देते थे तो पूछते थे कि कितनी ज़मीन है, कितनी खेती है, तो क्योंकि वो ऐसा मानते थे कि नौकरी व्यवसाय कभी छूट भी सकता है। अगर खेती रहेगी तो अपनी बेटी या वहाँ पर मतलब सिक्योरिटी सेफ रहेगी उसकी, क्योंकि वो अपना घर, अपना अनाज उगाकर खुद खा सकता है, ऐसे सोच होती थी। लेकिन अभी हम नौकरी करके थोड़ा-थोड़ा आलसी भी बन रहे हैं। मतलब मेंटली बहुत काम करते हैं, लेकिन फिज़िकली हार्ड वर्क नहीं चाहते हैं। कभी अभी जो खेती करने वाला अगर लड़का या अगर आएगा लड़की का हाथ माँगने के लिए, तो अभी थोड़ी समाज की मेंटालिटी बदल गई है। वो मतलब अभी उनको लड़कियाँ नहीं मिल रही है। वो सोच रही है कि खेती का काम करना मतलब लो स्टेटस है, या ये सोच खराब है। समाज को ये जो ठाकुर जी दर्शाना चाहते हैं कि ये नहीं है, ऐसी सोच नहीं रखनी है। खेती समाज का बैकबोन है। हमें ऐसा नम्र होना चाहिए जो अहंकार विरहित हो, लेकिन मुश्किल समय में उठकर खड़े होना भी पड़ेगा। तो अपना चरित्र कैसा हो, कोमल हो, लेकिन हमारे कर्तव्य कैसे हो, स्ट्रॉन्ग हो, ऐसे ठाकुर जी बोल रहे हैं। संगठन करना, आत्मबल को ऊँचा रखना है। ठाकुर जी मज़दूर नहीं चाहते हैं। ठाकुर जी हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, मतलब हमें मालिक बनाना चाहते हैं। ऐसे लोग जो स्वयं खड़े हो सके और वह आश्रम की संपत्ति यानी शक्ति बन पाए, कि यही मतलब उदाहरण देकर मतलब जनता चरित्रवान, स्वावलंबी, साहसी, संगठित, निरोगी समाज का निर्माण की सोच रखते हैं ठाकुर जी। ज़्यादा माइग्रेशन करना पड़ता है लोगों को, अभी जॉब के लिए हो या किसी चीज़ के लिए एक जगह से दूसरे जगह, या कभी-कभी तो मज़दूरी के लिए भी वो जो बोलते हैं कि अभी जो सीज़न के हिसाब से कि कई-कई मज़दूर यहाँ से वहाँ माइग्रेट किए जाते हैं, तो उनका फैमिली कितना डिस्टर्ब होता होगा। इस चीज़ के लिए भी ठाकुर जी कितने संक्षेप में, लेकिन वहाँ पर भी प्रकाश डाला है ठाकुर जी ने कि वो बोल रहे हैं कि एक जगह पे एक जड़ की तरह रखो रहो, अपना बनाओ वहाँ पर जमाओ, खुद की ज़मीन के लिए ऐसे सोच रहे ठाकुर जी। मतलब वो पूरा फैमिली डिस्टर्ब होता है माइग्रेशन में। तो वो बोल रहे हैं कि ये स्टे ग्राउंडेड, क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ठाकुर जी हमें एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। मुफ्त मतलब ये जो मदद हमें नहीं लेनी चाहिए मुफ्त में ऐसे। मेहनत मतलब जो है हमारा स्वाभिमान जगाए रखती है। तो ठाकुर जी ज़मीन तो दे रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, लेकिन मेहनत तो हमें ही करनी होगी। अगर इसको हम आध्यात्मिक रिलेट करते हैं, ये तो हो गए सब डायरेक्ट मीनिंग में, तो बहुत सारा डीप मीनिंग भी हमें निकलता है। जैसे बीज होगा तो हमारे आदर्श है, भूमि है तो मन है, उसे स्थिर रखना है हमें, जल या सिंचाई बोला है तो उसका नामधान करना है, या जो नामधान से क्या हो जाएगा, जैसे अब खेती में वीड्स आते हैं, जैसे घास होती है ना उसको निकालना पड़ेगा। हम जैसे मराठी में बोलते हैं की खुरपण करून ते गवत काढलं जातं.
तो वो वैसे बोले कि नाम जप करेंगे, ऐसा करेंगे तो हम हमारे मानो कि दुर्गुण को हम त्याग करेंगे, सत्व गुण का बढ़ावा मिलेगा। फसल रहेगी मतलब हमारा उससे जो फसल है वो मतलब हमारा चरित्र बनेगा, शांति, समाधान, सुख आएगा। इंद्रिय मानो हमारे खेतों में ऐसे खुले घूमने वाले जानवर हो जाते हैं। जैसे घुसकर पूरी मतलब जो हमारी पौधे हैं उनको नुकसान कर देते हैं ना, वैसे हमारे इंद्रिय आ जाते हैं। तो ऐसे इसमें हमें उनको एक फेंसिंग लगानी पड़ेगी। इंद्र मतलब जैसे कि बाहर के जो कोई भी जानवर अगर हमारी खेती के अंदर के अनाज को नुकसान ना करे, इसके लिए कैसा एक प्रोटेक्शन लगा देते हैं फेंसिंग। उस तरीके से इंद्रियों को हमारी पंचनीति फेंसिंग का काम करेगी। अगर हम ऐसे वो प्रोटेक्शन मिलेगा कि अंदर नहीं आए, इंद्रिय भी हमारे इसमें मनमानी नहीं कर पाएँगे। मतलब अपने हम षड्रिपुओं को शैतानी हम वृत्तियाँ बोल रहे हैं ठाकुर जी शायद। तो और ठाकुर जी बोले कि कम शर्तें रख रहे हैं। ठाकुर जी मतलब हमारी साधना जो है वो और सरल और सहज बनाना चाहते हैं। ज़्यादा जटिल प्रक्रिया नहीं चाहते हैं। आश्रम की संपत्ति मतलब ऐसे सत्संगी जो सत्संग का कल्चर जीते हैं और सत्संग की सीख को आगे ले जाते हैं। और वही मतलब वही उनका सहारा उतना ही दो, किसी को अगर हम सहारा भी अगर देना है, उतना ही दो जो उठ के खड़ा हो सके। लेकिन चलना तो उसे ही है। उसको इतना सहारा मत दो कि वो अपाहिज बन जाए। मैंने बहुत कम समय था मुझे, तो मैंने इतना कोशिश किया दादा, बहुत सारे पहले पर बोलने का। कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ। जय गुरु दादा। जय गुरु। श्रद्धा श्रीमती संगीता माँ अभी आलोचना कर रहे थे, अत्यंत सावलील भाव से और अत्यंत स्पष्ट भाव से आलोचना किए माँ ने, और सभी पॉइंट को कवर करते हुए इतना सुंदर भाव से आलोचना किए है कि ये जो लाइन बाय लाइन जो है, इसका इनर मीनिंग क्या है, इसका परसेप्शन क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। खाली पढ़ने से ठीक से समझ में नहीं आता है, लेकिन उसका बार बार पढ़ेंगे तो उसका परसेप्शन, मतलब उस क्या कहना चाहते हैं इंटरनली, व्हाट इज द इंटरनल मीनिंग, ये समझ में आता है। तो यही चीज माँ ने बहुत सुंदर भाव से एनालिसिस किया है, बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है। श्रद्धा श्रीमती संगीता माँ। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धा श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल माँ को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। श्रद्धा श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल माँ। जय गुरु। आज का जो पाठ है वो सच में बहुत ज्यादा सुंदर है और आध्यात्म है। माँ ने जैसे कहा कि इसमें हम क्या विश्लेषण कर सकते हैं। इसी में बहुत कुछ बातें हैं जो ठाकुर जी कहे हैं, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारा माइंडसेट, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो सकता है। तो उसमें से है कृषि। हमने बहुत सारे आज आलोचना प्रसंग खंड 6 तक हम पढ़ चुके हैं। पहली बार आप सभी ने अनुभव किया होगा, पहली बार ठाकुर जी जो बहुत बार एम्फसाइज करते हैं वर्ण व्यवस्था को लेके कि किसको कितना कैसे काम करना चाहिए, बहुत सारा डिटेल में उन्होंने बताया है। बट एकमात्र कृषि है जिसके लिए कोई पैरामीटर्स नहीं है। उन्होंने वो एक बड़े अम्ब्रेला के अंदर डाल दिया है और कहा है कि ये हिंदू का शिखर, दैट इज मस्तक है, किसान मस्तक है। तो बोलने का तात्पर्य ये है कि सारा जो भी चीजें आज तक कहा है ठाकुर जी ने, वर्ण को लेके, जात को लेके, लोगों को लेके, तो वो सबके ऊपर आ गया है कर्म। और वो कर्म कौन सा है? किसानी करना या खेती बाड़ी करना। यहाँ पर बोलने का तात्पर्य ये है, इसके साथ मैं एग्जाम्पल दूंगी। जो मैं और जोनाकी के बाबा, हम दोनों जन जो ये प्रैक्टिकल वे में करके देखे हैं बहुत साल पहले, आज से 6-7 साल पहले, हमने जाने अनजाने में, ये अनर्गल, ये भी ठाकुर जी का दया ही है, इस पे कोई दो राय नहीं है। ठाकुर जी का दया, असीम कृपा है जो हमारे दिमाग में, हम दोनों के दिमाग में ये बात आई। कॉलेज में बच्चे कुछ बहुत मस्ती करते थे, ये घटना ऑलरेडी हमने बताया है, पर फिर भी मैं इसको उल्लेख करना चाहूंगी क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि माइंडसेट हमारा कैसे चेंज होता है। तो कुछ बच्चे बहुत ज्यादा मस्ती करने वाले बच्चे, तो उनको समझा के कैसे चेंज करें। तो हमने उनको न समझा के नहीं, उनको प्रैक्टिकल वे में बोला कि आपको कॉलेज में छोटा सा ये जगह दिया गया है, हम भी इन्वॉल्व रहेंगे, आपको इसमें कुछ पौधे लगाने हैं, ये लो सीड ले लो। तो बहुत जल्दी उगने वाला जो चीज होता है, बहुत जल्दी जो उगता है, वो होता है प्याज और लहसुन, क्योंकि वो ऑलरेडी उसमें 4-5 दिन में ही दिखने में लगता है कि हाँ कुछ तो ग्रो हो रहा है। बाकी जो भी
हम पौधे लगाते हैं उसमें सीड, जिसमें से एक मिर्ची भी हमने लगाई थी, और ताकि ये बच्चों के थॉट प्रोसेस में कैसे उसको चेंज हो। जो भी है, 5-6 बच्चे थे, उन्हें बताया गया कि कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है और क्या-क्या करना है। तो देखा, पहले दिन उनके मन में बहुत रिजिडिटी थी। वो मिट्टी को हाथ नहीं लगाना चाहते थे। वो उनके मन में ऐसा था कि क्या, फिर शुरुआत ही मैंने किया। मैं बेझिझक होके मिट्टी को हाथ लगाया, सामान इधर-उधर किया, तो उन्हें ऐसा फ़ील हुआ कि नहीं, लेडी फैकल्टी कर रही है तो हमें भी करना चाहिए। जो भी है, तो ये 1 हफ्ते में जब उसमें कुछ रिज़ल्ट दिखा, छोटे-छोटे पौधे आ गए, मिर्ची के छोटे-छोटे अंकुरित जैसे हो गए, तो उनके स्वभाव में चेंज आया। वो जाने-अनजाने में क्लास में नहीं बैठ के वो मैक्सिमम ध्यान उनका पौधों के प्रति रहता था, और उनके ये मन में था कि देखो ये हमने लगाया है, और वो अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को बुला-बुला के दिखाते थे कि देखो ये हमने किया है, हम इसमें रोज़ पानी डालते हैं, देखो कितना इम्प्रूवमेंट आया है। और जब उसका हार्वेस्ट करने का टाइम आया, 15-20 दिन के बाद जब हमने हार्वेस्ट किया, तो हमने बच्चों को कहा कि आप जो ये हार्वेस्ट हुआ है, मिर्ची उसके बाद हार्वेस्ट हुई थी, बाकी जो जो भी छोटी-छोटी चीज़ें हार्वेस्ट किया, हमने उनको कहा था कि आप ये हार्वेस्ट है ना, ट्रे में रखो, और जो टीचर्स हैं, उनको आप बेचो। और तो बच्चों ने खुद ही मुस्कुरा के कहा, "नहीं-नहीं, हम बेचेंगे नहीं, हम एज़ अ गिफ्ट देंगे।" लेकिन नहीं, आप बेचो, ताकि आप इस पैसे से आप नया सामान खरीदोगे तो वो सेम चीज़ फिर से मिट्टी में जाएगा। तो इस बात को उन्होंने समझा, और वो टीचर्स को जाके या स्टूडेंट को जाके, स्टूडेंट तो बहुत कम थे, टीचर्स को उन्होंने जब दिया, और और हमने कुछ टीचर्स को कहा था कि आप बोलना कि अरे ये तो शैबी है, थोड़ा टेढ़ा है, सूख गया है, ऐसे बोलने के लिए। तो बच्चे रो पड़े थे जब वो यील्ड, मतलब जो हार्वेस्ट किया हुआ चीज़ जब बेचने गए, तो बहुत इमोशनल हो गए थे। सर आप ऐसे नहीं कह सकते, मैम आप ऐसे मत कहो, बहुत अच्छा है, इसको मैंने उगाया है। तो बोलने का तात्पर्य ये जो केस स्टडी है, आज ठाकुर जी ने ये घटना को, ये जो पाठ हुआ उस पे उन्होंने ठप्पा लगा दिया कि हमारा कृषि, फार्मिंग करके हमारा थॉट प्रोसेस, माइंडसेट टोटली चेंज हो जाता है। ऑन पेपर फार्मर की मैं बात नहीं कर रही हूँ। ऐसा फार्मर, ऐसा किसान जो सच में मिट्टी में काम करता है। हमारा जो शरीर है पंच तत्व से बना है, तो इसमें से एक है धरती। तो ये जो हमारा शरीर जो है वो मांगता है, धरती मांगता है, तो हम और विनम्र होते हैं, और हमारा जो माइंडसेट है और थॉट प्रोसेस एकदम क्लियर हो जाता है, और हमारे मन में जब तक विनम्रता नहीं आता है, नम्रता नहीं आता है, हम हमारे जीवन में कभी आगे बढ़ ही नहीं सकते। हमारा एक थॉट प्रोसेस कभी चेंज ही नहीं होता है। जो बच्चे को काउंसलिंग करके नहीं चेंज, क्योंकि हमने काउंसलिंग किया नहीं, हमने प्रैक्टिकली किया। बच्चे को काउंसलिंग नहीं करके उसको एक काम में लगा दिया, वो भी धरती के अर्थ एलिमेंट में लगा दिया, जिस चीज़ की उसको बहुत कमी थी। फिर पता चला हर एक बच्चे से बात कर के उनके जीवन में प्यार का बहुत ज़्यादा अभाव था। वो अपने पेरेंट्स के थॉट प्रोसेस से दूर रहते थे एक ही घर में, पर अपने विचारों से, माँ-बाबा के विचारों से दूर रहते थे। तो उनको उनको जोड़ दिया अर्थ एलिमेंट से, जो विचार, माइंडसेट चेंज करता है, जो हमारा संस्कार एकदम चेंज कर देता है। कृषि एकमात्र ऐसा कार्य है जिसको मैं सच में, अन्नदाता इस कार्य को करते हैं। कृषि एकमात्र कार्य ऐसा है कि वो, अगर आप, अभी भी ये प्रचलन है, गाँव में अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे लेबर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है, क्योंकि वो सारे गाँव के ही लोग होते हैं। तो वो क्या करते हैं, एकजुट होकर बैठकर डिसाइड करते हैं कि सब लोग मिलके पहले कौन से किसके खेती में काम करेंगे। तो अमुक के खेती में, जैसे 20 लोगों का खेती है, 20 लोग हैं, तो वो डिस्कस करके कि सारे के सारे लोग मिलके एक जन का खेती में से वो हार्वेस्ट करेंगे, सारा कार्य करेंगे, और फिर नेक्स्ट में जाएँगे। ये सेम पैटर्न वो फॉलो करते हैं लगाने के टाइम पे। धान लगाना, दाल लगाना, कोई भी चीज़। आज देखो ये प्रथा, ये चीज़, ये कम होती जा रही है, उसका रिप्लेसमेंट आ गया है बड़ी-बड़ी मशीनरी। आजकल तो हार्वेस्टिंग करने की भी बड़ी-बड़ी मशीनरी आ गई है, जहाँ पर ज़रूरत नहीं है। बोलने का मतलब है, ज़मीन छोटी है, पर एक-दूसरे के साथ मतभेद हो रहा है, मनभेद हो रहा है, इसके वजह से कोई एक-दूसरे के काम में
मदद नहीं कर रहा है, उसके वजह से थॉट प्रोसेस चेंज हो जा रहा है। जो यहाँ पर लास्ट में ठाकुर जी ने जो बात कहा है, किसी भी तरह का डिस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। हम ज़्यादा चीज़ उनको देंगे ना, कृषि को, एग्रीकल फार्मर को बहुत सारा चीज दे देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट होके काम नहीं करेंगे। उनके अंदर का जो शैतान है वो बाहर आ जाएगा। बोलने का मतलब है ये कि जब हम बहुत सारे सुविधा से लेस हो जाते हैं ना, तो हमारा अर्थ एलिमेंट फिर से कम हो जाता है। हमारे पास सुविधा थोड़ी सी मॉडरेट लेवल की होती है, तो हमारे मन में जो भाव होता है कि मैं बाजू वाले से या बगल वाले जो खेत, जिनका खेत है, उनके साथ मैं बैर होके नहीं चल सकती हूँ। यही मेरा सुख दुख का साथी है, इसी के साथ मुझे रहना है, यही मेरे हर एक काम में काम आएगा। मैं उनके काम में काम आऊंगी और वो मेरे काम में काम आएंगे। ठाकुर जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं आज। ये जो स्टेटमेंट है, बहुत दिल को छू जाने वाला बात है। हम बहुत सारे सुविधा से लैस हैं, तभी आज हम किसी से के मन को छू नहीं पाते हैं। बोलने का तात्पर्य ये है, जब हमारे पास बहुत सारा, जैसे गाड़ी है, एक जगह से दूसरे जगह पे जाने के लिए गाड़ी है, तो मैं उस समय ये सोचती हूँ कि ये मेरी गाड़ी है, मेरे पास है, मेरी सुविधा है, तो मैं दूसरे को क्यों पूछूं। यही अगर मैं चल के जाती, तो मैं अकेले जाने में थोड़ा सा मुझे अलग लगता, तो मैं क्या करती, मेरे बगल वाली फीमेल को, औरत को पूछती कि मैं तो मार्केट जा रही हूँ, अमुक जगह जा रही हूँ, मंदिर जा रही हूँ, क्या तुम चलोगी। तो इससे क्या हो गया, मेरा उनके उनके साथ एकजुटता आ गया। आज स्कूल बसेस है, पहले तो स्कूल बसेस नहीं थी, बच्चे एक दूसरे का साथ पाके ही स्कूल वगैरह जाते थे। मार्केट जाना हो तो बहुत सारे किसान एकजुट मिलके जाते थे। धीरे धीरे बहुत सारा जो सुविधा हमारे जीवन में आ गया है, तो हमारे मन को खिन्न कर दिया है। तो ठाकुर जी यहीं पर बहुत सुंदर बोले हैं कि उनको सुविधा दो, पर रूल्स रेगुलेशन, इतना ज्यादा सुविधा मत दो कि रूल्स रेगुलेशन में उनका हाथ पैर बन जाए। और एक सुंदर जो बात है कि मेमने की तरह नम्र और सिंह की तरह साहसी होना चाहिए। सारे कृषि जो मिट्टी में हाथ डाल के मिट्टी में काम करते हैं ना, वो धीरे धीरे ऐसे ही बन जाते हैं, मेमने की तरह एकदम नम्र होते हैं। उनके मन में इतना मातृत्व भाव जागृत हो जाता है, इतना भाव जागृत हो जाता है। तो कभी कोई किसान, कितना बड़ा उसका मन होता है कि कोई अगर उनके खेती में ले मांगे, तो वो बहुत भाव, चोरी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ मांगना, तो बड़े विनम्र से दो और काट के दे देते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं अभी ठीक से हुआ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा तब आपको भी मैं दूंगा, अभी मत काटिए, या मैं खुद आपको काट के दूंगा। बोलने का मतलब ये है, ये इसको खुद मैंने अनुभव किया है। जब मैं और जोनाकी के बाबा, हम दोनों जन जब नासिक गए थे फील्ड विजिट के लिए, तो मैंने वहां पर अनुभव किया कि एक बार इंट्रोडक्शन देने के बाद, बताने के बाद कि हम कौन है और हमारा उद्देश्य क्या है और हम किस वजह से आए हैं, हमें ऐसा लगा कि हमारे कोई ये रिश्तेदार ही हैं, ये हमारे कोई तो इतने ज़्यादा खास हैं, जो हम सालों के बाद इनसे मिलने आए। इतना ज़्यादा उन्होंने हमारा आवभगत किया, इतने प्यार से हमसे बातें किया और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी, जो शायद से किसान हिचकते हैं आउटसाइडर को बोलने के लिए, हम तो उनके लिए आउटसाइडर ही थे। उन्होंने हमें इतना सारा इन्फॉर्मेशन दिया, इतनी सारी बातें बताई कि वो सारा रिसर्च में काम आया, और वो सबको मैं शब्दों में पिरो पाई। और मैं उनका बहुत आभारी हूँ, और मैंने उनको फोन करके भी बताया कि आपके सहमति से, आपके हेल्प से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ और काम आगे हो चुका है। बोलने का तात्पर्य यह है कि उन्होंने इतना ज्यादा मदद किया, और मुझे जब हम खेत में भी जब गए, तो उन्होंने हमें क्या, घर पे लेके जाने के लिए भी इतना सारा सामान दिया, और उन्होंने कहा कि आप हमारे यहाँ आए हो, हमारे पास देने के लिए प्यार रूपी ये फ्रूट्स या वेजिटेबल्स ही है, जो इसके अंदर हमारा प्यार बसता है, जो हम आपको यही दे सकते हैं। ठाकुर जी,
बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से, सुंदर भाव से और सटीक तरीके से कैसे हो सकता है, वो हमें हमेशा मार्गदर्शन दिए। आलोचना प्रसंग जो ये श्रृंखला चल रही है, उसमें से हम सभी को ये विशेष करके ये आज का जो बात है, उसपे हमारे जीवन में लेना चाहिए। जिनको भी बहुत गुस्सा आता है या बहुत अग्रेसिव है, उनको अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है और कोई वे आउट नहीं मिल रहा है। मैं सभी को आग्रह करती हूँ, ये बात सभी को बताने के लिए भी कह रही हूँ मैं, उन सभी को सिंपली मिट्टी में काम करने के लिए लगाइए। जाने अनजाने भूल से ही कि दादा, माँ ये काम है, चलो आप भी मेरे साथ करो, मैं कर नहीं पा रही हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत धूप लग रही है। तो शायद से इसी बहाने वो आपसे आपके साथ मिलके काम करेंगे, तो उनके थॉट प्रोसेस में बहुत चेंजेस आएगा। उनके उनका विचारधारा ही बदल जाएगा। धीरे-धीरे सबसे पहले जो इंसान मिट्टी में काम करता है, सबसे पहले वो विनम्र होके अपने कृतज्ञ भाव व्यक्त करता है अपने माँ-बाप के प्रति, फिर अपने गुरु के प्रति, फिर अपने परिवार के प्रति। जब परिवार के प्रति वो भाव आता है, तो वो अपने समाज के प्रति और देश के प्रति उठ खड़ा होता है। ये बहुत सिंपल बातें हैं। ठाकुर जी का तो एक विशेषता है कि बहुत सारी बड़ी-बड़ी बातें वो बहुत ही सुंदर और एकदम छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू वो देते हैं। वही ये एग्जाम्पल है। तो मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ दादा। जय गुरु। जय गुरु माँ, बहुत सुंदर आलोचना उपस्थापना किया है श्रद्धेय श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल माँ। बहुत सुंदर बातें बोले, जीवनीय उदाहरण देके उन्होंने व्याख्या किया है कि मिट्टी में काम करने से कैसे लोग विनम्र होते हैं। मिट्टी का खुशबू कैसे लोगों को बहुत विनम्र बनाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे को उन्होंने उद्बुद्ध किया है मिट्टी का ऊपर काम करने के लिए। मिट्टी का गुण से ही मनुष्यों का गुण आता है। मिट्टी से जुड़े हुए मनुष्य अ, सबसे मतलब गुणवान होते हैं, ये कहा जाता है। तो बहुत सुंदर आलोचना किए है। अभी कृषि कार्य में बहुत अभिज्ञता रखते हैं श्रद्धेय लोनकार दा। लोनकार दा को अनुरोध करूंगा कुछ आलोकपात करे कृषि कार्य का ऊपर। श्रद्धेय लोनकार दा। जय गुरु सोमनाथ दा। जय गुरु दादा, आप थोड़ा बोलिए। अरे, आप मेरे को खाली पे लिए इसमें डालते, चलो कोई बात नहीं। ये आज का विषय खेती, वो तो हम तो शेतकरी है, फार्मर है, और बचपन से खेती में हमारा पूरा लाइफ चला गया है। और जब हम स्कूल में थे, तो एक ऐसा प्लाट, एक फार्म था, एक बारामती के आगे एक इंदापुर करके गांव है, वहाँ हमारे पिताजी को पता नहीं, वो बारामती के बड़े पाटिल थे, और उन्होंने एक 99 वर्ष का ऐसा करार लेके लीज में एक जमीन लिया था, 135 एकर्स। और उसमें मेरे पिताजी है, और वो पाटिल का पता नहीं, ये योगा एक समझो, लेकिन उनका और बड़ी फैमिली, बड़ी श्रीमंत घराना था। अभी वो भी नहीं रहे, हमारे पिताजी भी नहीं रहे, तो उनका एक पता नहीं कैसा दोस्ती बन गया, और उस दोस्ती के कारण उन्होंने फार्म हाउस जो उतना 135 एकर्स हमारे पिताजी को बोले, आपके लिए मैं लिया हूँ, मैं तो खाली कभी कभी आऊँगा, लेकिन एक एज ए मालिक आपको करना है सब, और आपका बच्चे लोग पढ़ेंगे, वो आपका उन्नति होगा। तो हमारे पिताजी अनपढ़ थे, लेकिन खेती में बहुत एक्सपीरियंस था उनका, कौन सा पीक कौन सा करना है, कौन सा खाद्य डालना है, और वो टाइम ऐसा केमिकल वगैरह कोई कुछ नहीं था। ये कभी 70 साल का बात कर रहा हूँ। और वहाँ तंबाकू का खेती होता था, गन्ना का खेती होता था, ज्वारी बाजरी सब टाइप का, भाजी पाला सब्जी कभी बाहर से कभी लाना ही नहीं पड़ता, और ये सब इतना सुंदर तरीके से हमारे पिता, वो टाइम से हमको पिताजी कभी कभी बोलते खेती में जाने का, जब पानी देने का है तो पानी देने का, क्या कभी टाइम कभी लेबर नहीं आया तो लेबर के यहाँ जाके करने का, कभी कभी खेती में हम आउत भी चलाए, बैल को जो खेती मशागत करते हैं। तो वो जो अनुभव था, जो हमारे अभी डॉक्टर ज्योत्सना ने बताया कि खेती का जो माटी का सुगंध, और जितना तुम माटी से जितना प्रामाणिक में रहेंगे, तो वो तो नैसर्गिक है, और वो उनका अनुभूति मिलता है, और एक्सपीरियंस भी रहता है। लेकिन वो मैं अभी भी याद आता है, तो इतना लगता है अरे वो टाइम का जो अभी तो नहीं रहेगा, खेती बाड़ी भी नहीं, बैल भी नहीं रहेगा, सब लेटेस्ट
आया। तो वो जो टाइम का जो मैं देख रहा हूँ, कभी-कभी खेती में काम किया है। स्कूल के जाते-जाते कभी छुट्टी रहेगा तो खेती में काम करता है। तम्बाकू भी अच्छी तरह हम बनाया है, वो भी उसका बहुत बड़ी प्रोसेस रहता है। लेकिन पिताजी ने हमको हमेशा काम में लगाते थे और खेती का बहुत कुछ अनुभव है। और अ, वो टाइम मुझे फल भी था बहुत, सीताफल था, आम आम था, जामुन था, पेरू था, इतना बड़े-बड़े और सब गावरान, लेकिन उसका जो टेस्ट था, जो सीताफल हम बोलते हैं, वो जो पेड़ पे पकता है ना, वो तो इतना टेस्ट रहता है। तो वो बिंदास हम खाते थे। वो तो वो टाइम बाहर बेचने का भी कौन लेते, हर जगह हर जगह से फार्मर के पास तो सब सारी, इसीलिए घर में हम खाते थे। तो ये जो अनुभूति है और जो परम पिता का जो पता नहीं है, लेकिन छोटी-छोटी बातें में देखो, कृषि के लिए भी इतना किया है कि खेती के लिए ब्राह्मणी ने खेती करना चाहिए या कोई जो क्षत्रिय है उसने खेती, सब खेती कर सकते हैं। और इतना सुंदर कि हमारा अगर ब्राह्मण रहे तो हम खेती करें, तो उसका मतलब ब्राह्मण जात बदल नहीं जाता ना, वो ठाकुर जी का कहना है। तो बहुत आज का विषय मनोरंजन का है और हमारे दोनों महानीय बहुत सुंदर अपना विचार व्यक्त किया है। हमारे तो अभी डॉक्टर तो बन गए, डॉक्टर तो मिला है उनका, फिर एक बार मैं अभिनंदन करूँगा उनका। और हमारे डॉक्टर सूरज दा बहुत सुंदर भाव से परमपिता को लेके चल रहा है। वो जो एक उनका वैशिष्ट है, उनका एक वो परमपिता में उनको, मेरे को लगता है कि एक सौभाग्य प्राप्त किया है कि हमारे सामने अच्छी तरह पेश करने का। ऐसे ही उनके लिए उन्हें मैं परमपिता के चरणों में प्रार्थना करूँगा, ऐसे वो करती रही। और ज़्यादा कुछ बात करूँ नहीं, कि खेती के बारे में बोलना अचानक मेरे को बोलना पड़ा, लेकिन पूरा दिन बचपन का दिन याद आया। बहुत सुंदर, और इसी कारण मैं समझता हूँ वो टाइम का जो मैं खाया हूँ, इसीलिए आज ये 78 मेरा कंप्लीट होके आज जो मेरा तंदुरुस्त है, कोई का गोली नहीं, कुछ ना, और चलना फिरना, ये किसका बात है? यही एक पहले ज़माने में जो खाया हम लोगों ने, जो विदाउट अपना जो आज का जो हम होते हैं ना मिलावट, वो टाइम में नहीं था। तो ज़्यादा बात नहीं करते, इतना कहूँगा कि आप लोग मेरे को चांस देते। कल का एक अनुभव था, लेकिन अभी टाइम नहीं, कभी टाइम मिला तो बोलूँगा। बहुत बड़ा कल का एक अनुभूति था, मैं कल सुबह जुड़ा नहीं था, तो उसके बारे में कभी टाइम मिला तो बोलूँगा। क्योंकि मैं समझता हूँ कि ऐसा एक परमपिता को लेके जो मिलता है, जो सेवा मिलता है अपने को, क्योंकि परमपिता वही बोलता है, आप लोगों को सेवा देने का प्रयत्न करो, आपको ऑटोमेटिकली मिला। कल का एक बहुत बड़ी अनुभूति, ज़्यादा टाइम लगा इसके लिए मैं अभी नहीं, कभी टाइम मिला तो बोलूँगा। कल का मेरा दिन इतना सुंदर रहा है और उसके बारे में क्या बोलूँ। लेकिन आज अपने पता नहीं, मेरे को मन में आया था थोड़ा 2 शब्द उसके बोलूँ, लेकिन आपने मेरे को सौभाग्य प्राप्त, इसलिए फिर एक बार सभी का मंगलमय प्रार्थना करता हूँ। और एक ही हमेशा कहता हूँ, ठाकुर को लेके चलो, ठाकुर और मेरे बीच में कोई नहीं, एक अगर रहेंगे तो आपको सब कुछ मिलेगा। इतना ही। जय गुरु, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे गुरु। जय गुरु दादा, बहुत सुंदर लगा। जय गुरु। श्रद्धा से लोनकर दा अभी अनुभव बता रहे थे कृषि कार्यों का ऊपर, उनका क्या अनुभव है। सोमनाथ दा, जय गुरु। हाँ बोलिए। ये बोलिए। नौकर दा भी सुंदर भाव से उसको एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं 1-2 लाइन जोड़ता हूँ उसमें। ये हाँ बोलिए। टॉपिक का डायरेक्शन अलग जगह में जाएगा, क्योंकि ठाकुर जी जो बोले हैं ना, उसको पहले पढ़ो क्या लिखा है। जब ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, जो भी हो, वर्णोचित कर्म से साथ यदि कृषि चाषबास करते हैं तो किसी का जात नहीं जाता है। ये जो बोले हैं ना, ये 1945 का बात है। मैं 19 आपका करीबन 88 का बात कर रहा हूँ। ये जब हम बचपन में कृषि, मेरा तो परिवार का फार्मर है पूरा, अभी भी है। तो हमारा जब जॉइंट फैमिली था, 12-13 एकड़ जमीन था, तो हमको अलाउ नहीं था कृषि कार्य करना, क्योंकि मैं जब भी जाता था, क्योंकि हम बचपन से कृषि कार्य किए हैं। मैं तो क्योंकि मेन जो भी स्टूडेंट रहता था वही कल्टीवेट करता था, क्योंकि अर्निंग ऑप्शन और कुछ है ही नहीं गांव में। तो मैं देखा, हमको जो ठाकुर जी बोलते हैं ना, मैं आपको हॉल लंगल गाय बैल दूंगा और जो जमीन दूंगा, और आपको हॉल लंगल गाय बैल को आपको अरेंज करना है। ये हॉल के ऊपर मुझे चढ़ने के लिए अलाउ नहीं था। मैं अभी भी चढ़ा नहीं आज तक, क्योंकि बाई कास्ट बस्टम लोग को आपको पूछोगे, किसी को उड़ीसा में बाई कास्ट आपको जाओगे तो आपको ना
पहले ये कर देंगे, क्या कर देंगे, रेस्ट्रिक्शन कर देंगे आग पानी से। अभी तो सबके घर पे मैचिस आ गया, पानी आ गया, बट पहले बाछंद होता था। वो टाइम नहीं है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। जे इतना इजी नहीं है ब्राह्मण लोग को कृषि करना, अभी भी नहीं कर पाते हैं। कि उसका मूल में, पहले मैं कल एक व्यक्ति मेरे साथ जा रहा था, स्वप्निल, ये टॉपिक कल सूरज दा का उसको ब्लूटूथ में ऑन करके मैं सुना रहा था। वो बोला इसके पीछे कारण के, मैं बोला कारण ये है जो पूर्व जो हमारा था, नॉट टू किल में कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे, जे नॉट टू हर्ट नॉट टू किल। वैष्णव जो होता है बाई कृष्टि जात संतान होता है, किसका ना, चैतन्य महाप्रभु का। तो कृष्टि जात संतान जो होते हैं तो चैतन्य महाप्रभु का, तो वो गुरु ग्रहण करने के टाइम में शपथ लेते हैं, जब मैं किसी को हर्ट नहीं करूंगा और किसी को मारूंगा नहीं, मतलब हत्या नहीं करूंगा, मतलब वो भाई स्वतः ही वेजिटेरियन है। तो इससे क्या होता है ना, जो गाय के ऊपर, जो बैल के ऊपर जो बांधा जाता है उसको लंगल बोलते हैं। तो लंगल को मैं कभी लंगल के ऊपर हाथ नहीं दिया, इतना कल्टीवेशन में किया, करीबन 10 साल का कल्टीवेशन किया मैं। तो हम 2 भाई जाते थे, मेरा पिताजी बचपन से नहीं थे, तो हमारा अर्निंग वही ही था। मेरा नी इश्यू के बाद में फिजिकल एक्टिविटी से विच्युत हो गया। बोलने का तात्पर्य है, मना करते थे, क्यों ना, बलद को जो बेल है उसको कष्ट होगा। मतलब ये प्रिंसिपल इसको मैं रखूं कि जो ठाकुर जी का बातें को रखूं, यहीं पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। ठाकुर जी बोल रहे हैं, संघात आता है। तो इसको क्लियर कैसे करते हैं, तो ये कॉन्सेप्चुअली देखा जाए तो नहीं करने से भी बेटर है। बट मैं, हमारा कल्टीवेशन होता था, कैसे ना, हम लोग दूसरे जो करता था उसको उसी के थ्रू करवाते थे। बट बाकी सब हम कर सकते थे, हम खुदाई कर सकते, पानी सिंचन कर सकते, सब कुछ करते थे। बट जहाँ पर आता है बेचने का प्रक्रिया, वहाँ पर आज का डेट में बचपन में देखता हूँ, यंग मास जो होता है, गांव में जाता हूँ, कोई यंग मास को मैं नहीं देखता हूँ जाके जो मार्केट होता है वहाँ पर वेजिटेबल बेचने का। बट मेरा बचपन में मैं देखा हूँ, हम 2 भाई, मैं स्कूल खत्म करके आके जो वेजिटेबल हमारा होता था, बहुत सारे वेजिटेबल होता, तो वो उसको लेके हम लोग जाते थे बेचने के लिए मार्केट में। यहाँ पर श्री ठाकुर जी जो बातें रखे हैं, कुछ 2-4 बातें हैं, उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता था, बट टाइम परमिट नहीं है, जस्ट 2 चीज बोला। जय गुरु। जय गुरु दादा। सदस्य सीधा अभी वैल्यू एडिशन किया है, जो चीज हम नहीं जानते थे उन्होंने वो बताया है, बहुत सुंदर लगा। अभी आलोचना प्रसंगो यही समाप्त करते हैं। सभी दादा माँ को जय गुरु और प्रणाम। जय जय गुरु। गुरु। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। सभी दादा एक माँ को घंटी जय ध्वनि करके जय गुरु कीजिए। सभी दादा माँ को जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। जय गुरु। समिता माँ जय सभी गुरु। बसंत दादा जय गुरु। जय गुरु। विदिशा माँ जय गुरु। जय जय गुरु। भाई जय गुरु। पंकज आनंद जय दादा जय गुरु। गुरु। जय गुरु। जय गुरु दादा जय जय गुरु। लंका जय जय गुरु। गुरु। लंकर दा जय गुरु। गुरु सभी लंका का जय जय गुरु गुरु। जय गुरु जय गुरु जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु सभी दादा माँ को जय गुरु। जय शशिकांत गुरु दादा जय जय गुरु गुरु। सभी को जय गुरु दिनकर दा जय दीपक दा गुरु जय गुरु। दीपक दा जय जय गुरु। गुरु जय गुरु दीपक माँ भी ज्वाइन किया है। कुंडल माँ जय गुरु। ऋतिका माँ जय गुरु। जय गुरु जय दादा गुरु। जय गुरु। जय गुरु